अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि इतनी सारी किताबें हैं, किससे शुरू करें, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी किताब पढ़ें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कैसे कि इसमें आपको सब तरह की किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदी के उपन्यास, अंग्रेजी की कमाल की किताबें, मेंटल हेल्थ पर किताबें, नॉलेज पर किताबें, नॉलेज हर तरह के क्षेत्र की, यानी कि उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है और देश की राजनीति भी है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की सबसे नई नवीली पेशकश पढ़ाकू विमान, जिसमें हम अपने साथियों के पास गए हैं और उनसे पूछा है कि इस हफ्ते वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, या लल्लन टॉप के शोज लिखने वाले दुनियादारी या फिर सिनेमा शो, इन सब की तैयारी किस तरह से होती है, कैसे कौन सी किताबें पढ़ करके हम अपने नोट्स लेते हैं और कैसे फिर ये शो लिखे जाते हैं। तो 2 किताबें इस साल जो मैंने पढ़ी, एक ब्रिटिश स्विस लेखक हैं योहान हारी, जो जर्नलिस्ट थे पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी हिस्ट्री है। प्लेजरिज्म उन्होंने किया, उसको एक्सेप्ट किया कि मैंने किया था, और उसके बाद वो अति ईमानदार हो गए अपने जीवन में, और उसके बाद अपने स्तर की रिसर्च से उन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब का नाम है स्टोलन फोकस, जो इस बारे में आर्ग्यू करती है कि जब इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन जब हो रही थी, तो हमारी कितनी सूचनाएं हमारा जहन प्रोसेस करेगा, उसकी एक सीमा थी। लेकिन अभी हम 1 सेकंड में करोड़ों इन्फॉर्मेशन हमारे जहन से होकर के गुजरती हैं, हम उन्हें प्रोसेस करना ना सीख पाए हैं। रिसर्चेस ये कहती हैं सीख भी नहीं पाएंगे, मतलब ब्रेन उतना एडवांस कभी नहीं हो पाएगा। इससे हुआ ये है कि जब हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो हमारा फोकस हिलता है। बहुत सारे इस लाइफस्टाइल में काम करने वाले लोगों की ये शिकायत आप सुनते होंगे। ये किताब ये आर्ग्यू करती है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से किया गया है। कोई एक व्यक्ति है जो साजिशन, व्यक्ति, संस्था, जो भी कह लीजिए, तकनीक, जो साजिशन ये कर रहा है, और इस पर कोई रेगुलेशन का ना होना हमारा स्टेट फेलियर है, हमारा मानवता का फेलियर है कि कोई भी व्यक्ति आपको अनगिनत सूचनाएं भेज सकता है किसी भी समय के लिए। तो इस पर एक तरह का रेगुलेशन होना चाहिए। ये किताब आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी इंफॉर्मेशन और उसको प्रोसेस करने और जहन कैसे काम करता है इसमें रुचि है। योहान हारी की ही एक और किताब है, उसका नाम है लॉस्ट कनेक्शंस। लॉस्ट कनेक्शंस मेंटल हेल्थ पर है, और वो मेजरली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारणों पे बात करती है। और इन्होंने अपने स्तर से 8 कारण बताए हैं, 8 बड़े अम्ब्रेला बताए हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह की जो भी मेंटल हेल्थ समस्याएं वो होती हैं। उनका ये कहना है कि इसके अलावा कोई नौवा कारण नहीं है। इसका मुख्य आर्गुमेंट जो है, जो आकर्षित करता है, और मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ कि मैं उससे सहमत हूँ या नहीं, पर इसका मुख्य आर्गुमेंट ये है कि जो साइकियाट्री है उसको वो पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि दवाइयों के ज़रिए, बेसिकली साइकियाट्री का आर्गुमेंट ये है कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपको किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कि सेरोटोनिन कम हो गया आपके जहन में, तो सेरोटोनिन को नेचुरली इंड्यूस करने वाली दवाइयों पर आपको डाल दिया जाता है। ये खुद 20 साल की उम्र से, योहान हारी 20 साल की उम्र से इन्होंने मेंटल हेल्थ की दवाएं खाई 10 साल तक, और उसके बाद फिर अपने स्तर की रिसर्च की, और उन्होंने बताया कि कैसे इसमें उनकी सो कॉल्ड फार्मेसी फ्रॉड है। जो रिसर्चेस, जो सर्वे होते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही वेग हैं, और दवाएं जो हैं वो उसका समाधान नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि हमें नेचर से दूर हुए होमोसेपियंस को, नेचर से अलग आए हुए 300-400, कब से औद्योगिकरण हुआ है आप लगा लीजिए, 300-400, अधिकतम 500 साल कोई कह सकता है कि हुए हैं, जब हम शहरों में आकर के बसे। इसलिए जब हम अचानक छुट्टियां मनाने नेचर के बीच चले जाते हैं तो हमें लगता है कि डोपामीन बढ़ गया है एकदम से। तो वो एक आर्ग्यू करते हैं कि लॉस्ट कनेक्शंस में हमने अपने कनेक्शंस खो दिए हैं, इस वजह से मेंटल हेल्थ समस्याओं को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें पहला कनेक्शन नेचर से है, दूसरा ह्यूमन कनेक्शंस की बात है। तो ये 2 किताबें मैंने इस साल पढ़ी जो लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं आपके लिए। 2023 के टॉपिक्स में एक किताब है उसमें जो मैं मतलब मुझे लगता है कि वो टॉपिक्स में होगी, क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े हैं, और किताबों की समझ के मामले में मैं जिन लोगों पर भरोसा करता हूँ उनसे उस किताब जो वो पढ़ चुके हैं उसके बारे में पूछा है। और यही वो किताब है जो 2023 में ना पढ़ पाने का अफसोस भी है।
वो नीरजा चौधरी की किताब है, इसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। अपनी दूसरी व्यस्तताओं की वजह से उसको ना पढ़ पाने का खेद है, पर मैं ये चाहता हूँ कि 2024 में जब मैं जाऊँ, मतलब आ ही गया हूँ, बट अभी भी वो खुमारी है नए साल वाली, तो ये जब बीतेगा फरवरी तक कोशिश है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है लोकसभा चुनाव का, तो चुनाव हम कवर करने जाएंगे, उससे पहले वो किताब आई एम श्योर की एनरिचिंग होगी। 2023 में जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें दो का नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो थी ओ जेरूसलम, डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की लिखी। दोनों लेखक दावा करते हैं कि इस किताब को जितना इजराइल में पसंद किया गया उतना ही अरब देशों में भी। तो एक न्यूट्रल किताब थी, वो आपको अगर अरब फ़लस्तीन का विवाद समझना है तो वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और दूसरी किताब मेरी एक दोस्त ने सजेस्ट की थी, ट्यूसडेज विथ मॉरी। ये मिच एल्बम की किताब है और आदमी एक बुजुर्ग आदमी है जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और फिर भी वो जीवंतता के साथ उसको जी रहा है। तो ये दोनों किताबें मैं 2023 की मैं अपनी उपलब्धि मानूंगा, ये आपको भी पढ़नी चाहिए। इस बरस जो मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, आज ही मैंने ऑर्डर की है, जजमेंट एट टोक्यो। ये गैरी जे बास की किताब है। इन्होंने बांग्लादेश वॉर पे एक बेहतरीन किताब लिखी थी ब्लड टेलीग्राम के नाम से, वो भी मैं पढ़ूंगा अभी। तो ये अभी फ़िलहाल मेरी रीडिंग लिस्ट में है। मैं मनीषा गुलश्रेष्ठ की लिखी किताब के बारे में मुझे पता चला यूट्यूब से। उनकी किताब है स्वप्न पाश, जिसमें सपनों की दुनिया पे लिखा है उन्होंने कुछ, और सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी एक फ़िक्शन कहानी है बेसिकली। तो मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। और दूसरी किताब है जिसकी मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही हूँ, मगर वो किताब मुझे मिल नहीं रही है। अमेज़ॉन पे भी जब मैंने देखी तो वो मतलब अवेलेबल नहीं थी। वो अमृत लाल नागर की भूख एक किताब है, वो नहीं मिल रही है मुझे। और मैंने सुना है वो किताब किसी अलग ही जोन में ले जाती है आपको, और एक गांव के बारे में है जहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, और बेसिक यही स्टोरी है। और वो अमृत लाल नागर की राइटिंग स्टाइल है जो इतनी अच्छी है, और उसके बारे में भी मुझे पता चला था सोशल मीडिया से ही। तो एक ये किताब है जिसमें पढ़ना चाहती हूँ। फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे चांद चाहिए। हमारे ऑफिस में सीक्रेट सेंटा गेम हुआ था, उसमें एक किताब मुझे गिफ्ट में मिली है, मेरे सीक्रेट सेंटा ने दिया है, तो वो शुरू की है मैंने अभी पढ़ना, और मुझे अच्छी लगी है। हाँ, 3 किताबें हैं पिछले साल की। ज़्यादा नहीं पढ़ पाई मैं, पिछले साल ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 किताबें पढ़ी होंगी। लेकिन जो 3 किताबें मैं बोलना चाहूँगी वो एक तो है रेत समाधि, वो भी किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, मुबारक जी ने गिफ्ट की थी, और बहुत अच्छी किताब है। बट जितने लोगों से मैंने सुना है रेत समाधि के बारे में, वो सब यही कहते हैं कि किताब उन्हें समझने में नहीं आई, और कैसे शुरू करें, और शुरू होके वो कैसी अजीब सी हो गई। वो रेत समाधि ऐसी किताब है कि वो आपका समय चाहती है, उसको आप ऐसे अचानक और हड़बड़ा के नहीं पढ़ सकते, उसे आप आराम से पढ़िए। एक एक पन्ने रोज़ भी पढ़िएगा तो भी चलेगा। वो किताब ऐसी है, समझ के पढ़िए तो ही समझ आएगी, और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मतलब वो किताब डिज़र्व करती थी बुकर्स प्राइज़। एक वो है, दूसरी है मन्नू भंडारी की मैंने पढ़ी आपका बंटी, देर से पढ़ी थोड़ा, लेकिन वो किताब भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मार्मिक लगी। एक बच्चे के नज़रिए से रिलेशनशिप कैसा होता है और समाज कैसा होता है वो उसमें दिखाया गया, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी जो पढ़ी वो प्रभु जोशी की नान्या किताब है, वो भी बच्चे के नज़रिए से दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तीनों किताब मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें। 2024 की शुरुआत थोड़ी सी टेक्निकल थी। टेक्निकल ऐसे कि हिंदी के बहुत सारे उपन्यास बीते वक्त से पढ़ते आ रहा था, तो लगा कि इस बार कुछ थोड़े से ठोस किताबों की तरफ मुड़ा जाए। इस बीच एक किताब आई दफ्तर में, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ कास्ट। काफ़ी मोटी माटी किताब है और इसे मैं लगातार इन दिनों पढ़ रहा हूँ। इसके एडिटर हैं सुरेंद्र एस जोड़का और जूलियस नॉडेड। सुरेंद्र एस जोड़का साहब सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और जूलियस नॉडेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के में फेलो रह चुके हैं। कास्ट पर जो इंडियन डिस्कोर्स है वो ये है कि एक वर्णाश्रम है, एक जातियों का क्रम है, उस सब पर, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिकल फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बाकी सब मिक्स करके कैसे कास्ट को समझते हैं अलग अलग फील्ड्स में, उस पर एक किताब बात करती है। लगभग 42 चैप्टर हैं इस किताब में। इसमें गौतम भाटिया से लेकर के अलग अलग तरह के जो फील्ड के स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं। अंग्रेज़ी में एक किताब है और एक
प्रो टिप लेते जाइए। अगर आपको किसी भी विषय पर बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस तक की समझनी है तो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर आती हैं, जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी पर, डेमोक्रेसी, इन सब पर, उसको आप देख सकते हैं। तो ये पहली किताब है। और दूसरा, मैं ये मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसी किताब को कवर से जज नहीं करें, हम लोग कहते रहे सुनते रहते हैं, पर इसका कवर बड़ा सुंदर था इस किताब का, स्वॉलोइंग द सन। इसे लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी ने। ये यूएन में काम करके आई हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल वहाँ की रह चुकी हैं, यही पद है ना, क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं जरा, जी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं। और इस किताब में, इस उपन्यास में एक लड़की है और ये 40s का टाइम है, मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था उस दौर का, और वो लड़की कैसे अपने स्कूल के बुली को पीटती है और फिर वहाँ से वो और उनकी बहन भागकर बम्बई आ जाते हैं। बम्बई में कैसे उनकी यात्रा चलती है, तो एक पैट्रियार्कल समाज से कैसे लव का, कॉम्प्रोमाइज़ का, लॉस्ट का जो पूरा स्ट्रगल है, बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही आसान अंग्रेज़ी है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें शुरुआत जो इससे होती है, इसमें एक बहुत ही हैंड रिटन एक लेटर से इसकी शुरुआत हुई है। तो आप ये 2 किताबें देख सकते हैं जो इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा 2023 के, चूँकि किताब वाला हर हफ्ते ही होता था, तो वैसे तो हर हफ्ते किताब पढ़ी, पर 2-3 किताबें जो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें इस बरस, अगर आप पिछले बरसों को नहीं देख पाए हैं। एक तो है द फाइनल फेयरवेल। इसमें अलग अलग धर्मों में अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया रही है, इस पर बहुत तफसील से बात हुई है और बहुत ही संवेदनशील भाषा में, और कोई भी क्लिकबेटी शक इस तरह से नहीं इसकी भाषा को बढ़ता गया है। किताब जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो हिंदी का एक नोवेल है, चित्रलेखा। मैं बहुत देर तक इस किताब पर पहुँचा हूँ, भगवती चरण वर्मा का, कमाल की किताब है, ज़रूर देखें। इसके अलावा साहिर समग्र मैंने पूरा पढ़ा, और फैज़ अहमद फैज़ के सारे सुखन हमारे, जिसमें मेरी फेवरेट नज़्म भी है रकीब से। थैंक यू।